मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाई है जो किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। उसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि फास्फोरस खाद देने का सही तरीका क्या है। और फास्फोरस खाद बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी महंगी खाद आती है, लेकिन कुछ किसान भाई इसको गलत तरीके से देते हैं जिससे इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि फास्फोरस खाद का सही तरीका क्या है, कैसे दें और इस खाद के साथ क्या समस्या आ सकती है। देखिए, फास्फोरस एक आवश्यक पोषक तत्व है, पौधों की उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और ये फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्शंस करता है और इसी रिएक्शन की वजह से ये पानी में अघुलनशील हो जाता है। जो हम फास्फोरस की खाद देते हैं वो पानी में घुल नहीं पाती, जिससे पौधे ले नहीं पाते हैं। कोई भी खाद, कोई भी तत्व पौधों को तभी उपलब्ध होता है जो पानी में घुले। अगर कोई चीज़ पानी में नहीं घुलेगी मिट्टी के अंदर तो पौधे उसको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि खाद है या जो पोषक तत्व है पानी के माध्यम से ही जड़ों के अंदर जाता है और फिर पानी के माध्यम से ही तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी खाद है या जो पोषक तत्व है जिस रूप में है उसका पानी में घुलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं घुलेगा तो वो सारी वेस्टेज है, ज़मीन में ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब जो भी हम फास्फोरस खाद डालते हैं, चाहे डीएपी डायमोनियम फास्फेट है, सुपर फास्फेट है, एनपीके है या कोई दूसरी खाद जिसमें फास्फोरस है, ये फास्फोरस ज़मीन में जाते ही बहुत सारे रिएक्शंस करता है। कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है, फिर आयरन के साथ करता है, जिंक के साथ करता है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है, क्ले के साथ भी, मिट्टी के अंदर जो क्ले पार्टिकल होते हैं उनके साथ भी रिएक्शंस करना शुरू कर देता है। तो इसका रुक नहीं पाता है और इन रिएक्शन की वजह से ये अघुलनशील कंपाउंड्स बनाता है, अघुलनशील हो जाता है और जो हम फास्फोरस की खाद डाल रहे हैं वो पौधों को पूरी उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इससे हम कैसे बचें ताकि पौधे फास्फोरस को पूरा ले सकें। तो फास्फोरस खाद के साथ क्या समस्या है वो मैंने आपको बता दी कि ये बहुत क्रियाशील है, बहुत एक्टिव है और ज़मीन में डालते ही किसी भी प्रकार की मिट्टी हो वो अघुलनशील रूप में बदल जाता है। अब इस अघुलनशील रूप को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसे घुलनशील बनाना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बात बताऊँ क्या उपाय करने हैं। इसके साथ एक दूसरी समस्या और भी है। पहली समस्या तो मैंने अभी बताई कि पानी में घुलता नहीं है। दूसरा समस्या यह है कि जब हम ज़मीन में डालते हैं तो ये जहाँ डालते हैं वहीं पड़ा रहता है, अपनी जैसे चल नहीं पाता, स्थिर हो जाता है और जड़ों को वहाँ तक फास्फोरस तक पहुँचना पड़ता है। लेकिन यूरिया नाइट्रोजन के साथ ऐसा नहीं है। यूरिया पानी में घुल जाती है और दूर तक चलती चली जाती है, जड़ों तक पहुँच जाती है। लेकिन फास्फोरस जो है वो जहाँ डालेंगे वहीं पड़ा रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो अगर हम डीएपी खाद को खड़ी फसल में डालेंगे तो फास्फोरस जड़ों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या रहती है। तो इन दो समस्याओं को देखते हुए हमें ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि फास्फोरस खाद जो भी हम डाल रहे हैं पौधों तक पूरी मिल सके। तो देखिए, सबसे पहला काम हमें जो करना है, जो भी हम फास्फोरस की खाद डाल रहे हैं वो सारी की सारी खाद आप बुआई के समय डालें। पूरी खाद आपको कब डालनी है? बुआई के समय डालें आप। ये काम बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप खड़ी फसल में नहीं डालें। उसका कारण क्या है? जब खड़ी फसल में डालेंगे, जो फास्फोरस जहाँ डालेंगे पानी में घुलेगा और पानी तो नीचे जाएगा लेकिन फास्फोरस नहीं जाएगा, ऊपर ही पड़ा रह जाएगा, क्योंकि वो रिएक्शन करना शुरू कर देगा और जड़ें नीचे हैं, 10-15 सेंटीमीटर तक हैं, इतनी दूर तक फास्फोरस चल नहीं पाएगा। नाइट्रोजन तो चली जाएगी। आप डीएपी डालेंगे तो डीएपी में नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, तो नाइट्रोजन तो घुल के चला जाएगा लेकिन फास्फोरस नहीं जाएगा। तो लाभ केवल नाइट्रोजन का मिलेगा, फास्फोरस का नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सारी फास्फोरस खाद शुरू बुआई के समय डालनी है, क्योंकि जब आप डालेंगे, डालने के बाद ये रिएक्शन करेगी, अघुलनशील हो जाएगी और जब अघुलनशील हो जाएगी तो धीरे धीरे 20-25 दिन बाद थोड़ा घुलना शुरू होगी और जब 20-25 दिन बाद जब घुलेगी तो पौधों को उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी और 20-25 दिन बाद ही पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगती है फास्फोरस की। तो उसी समय आप डालें, बुआई के समय। अगर आप सोचें कि मैं 20-25 दिन बाद डालूंगा तो दो समस्याएं आएंगी। एक तो ये ऊपर ही रह जाएगी, ज़मीन में ज़्यादा जा नहीं पाएगी। दूसरा, डालने के बाद क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगी, पौधों तक नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए फास्फोरस जितने भी हैं आपको सब बुआई के समय डालना है। ये आपको ध्यान रखें, तभी ये धीरे धीरे घुल करके पौधों को मिल पाएंगे। दूसरा, आपको क्या करना है, जो ये खाद डालनी है पूरे खेत में बिखेर कर नहीं डालनी है। ये आपको कतार में डालनी है, कतार में पंक्ति में डालनी है। मान लीजिए आपने ये
बीज के लिए लाइन खोली है तो आपको यहीं डालनी है, लाइन में डालनी है या इसके बगल में डालनी है बीज के पास। तो अगर आप बीज वाली लाइन में डाल रहे हैं तो पहले इस खाद को डाल दीजिए, फिर हल्की सी मिट्टी गिरा दीजिए, फिर बीज डाल दीजिए ताकि बीज उसके संपर्क में ना आए। थोड़ी सी मिट्टी भी हिल जाएगी, खाद के ऊपर आ जाएगी तो बीज उसके सीधे संपर्क में नहीं आएगा। तो कतार में डालनी है, आपको बिखेर कर नहीं डालनी है। अगर आप पूरे खेत में बिखेर देंगे, मान लीजिए आपका पूरा खेत है और आप पूरे खेत में बिखेर देंगे तो होगा क्या कि ये पूरी मिट्टी में फिक्स हो जाएगी और चूंकि चल तो पाती नहीं और आपकी फसल है कतारों में, तो जो फसल यहाँ उग रही है केवल यहीं तक मिलेगी। तो ये जो बीज की है, ये जो खाद जो बीज की पड़ी ये नहीं मिल पाएगी। लेकिन यूरिया में ऐसी समस्या नहीं होती है। यूरिया में जब आप डालते हैं तो ये घुल करके सब जगह पहुंच जाती है क्योंकि बहुत तेज़ घुलनशील है और पानी के साथ चलती है। लेकिन फास्फोरस के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए जो काम हम यूरिया के साथ करते हैं वो फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं करना है। तो आपको कतार में डालना है, बुआई के समय डालना है। ये दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। तीसरा ये है, आपको नमी बना के रखनी है खेत के अंदर। जड़ क्षेत्र में नमी होनी चाहिए, भले ही ऊपर से मिट्टी सूख जाए लेकिन जड़ों के अंदर नमी रहे। नमी जब रहती है तब ये पानी के साथ चलती रहती है। तो जैसे ही नमी कम होगी ये फास्फोरस खाद बिल्कुल नहीं मिलेगी और जो आपने डाला है वो ऐसा ही पड़ा रहेगा फास्फोरस और उससे फसल को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो नमी आपको जो जड़ क्षेत्र है बना के रखनी है। ऐसा भी नहीं पूरा खेत पानी से पूरा भर देना है, आपको ध्यान रखना है। तो नमी न केवल फास्फोरस के लिए चाहिए बल्कि दूसरे तत्वों के लिए भी चाहिए। तो दूसरे तत्वों की उपलब्धता भी नमी से बढ़ती है। चौथा काम आपको ये करना है कि जो फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं, जैव उर्वरक आते हैं फास्फोरस वाले, वो आपको डालने हैं। फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया जैव उर्वरक हैं, ये फास्फोरस वाले जैव उर्वरक, एक नाइट्रोजन के आते हैं और एक फास्फोरस वाले आते हैं। तो आपको फास्फोरस वाले जैव उर्वरकों का प्रयोग करना है बुआई के समय। चाहे आप उसको सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीज उपचारित कर दीजिए या वायु के साथ मिला के आप कतारों में डाल दीजिए। तो ये आप जैव उर्वरक डालेंगे तो ये जैव उर्वरक क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो इनसॉल्युबल जो अघुलनशील हो गया फास्फोरस उसको घोलने का काम करते हैं। तो जो फास्फोरस खाद आपने डाली है उसको धीरे धीरे घोलना शुरू कर देंगे, तो उससे पौधों को फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो ये काम आपको करना है ताकि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाए। तो ये तो मैंने आपको बताया क्या करना है। अब क्या नहीं करना है, फास्फोरस खाद में हम ऐसा क्या ना करें जिससे कि वो पौधों को ना मिल पाए। तो इस बात पे बड़ा ध्यान देना है, हमें क्या नहीं करना है। पहला तो हमें कभी भी खड़ी फसल में कोई फास्फोरस खाद नहीं डालनी है। खड़ी फसल है 20, 25, 30, 35 दिन की, आप बिल्कुल मत डालिए। चाहे एसएसपी हो चाहे डीएपी हो, कोई फास्फोरस वाली खाद है आप डालेंगे तो कोई उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरा तत्व मिल जाएगा, जैसे आप मान लीजिए एसएसपी डालते हैं तो उसमें सल्फर घुल के मिल जाएगा लेकिन फास्फोरस नहीं मिलेगा। डीएपी आप डालते हैं तो उसके अंदर का नाइट्रोजन घुल के मिलेगा, फास्फोरस नहीं मिल पाएगा। एनपीके फर्टिलाइजर आप डालते हैं तो उसमें तो नाइट्रोजन मिल जाएगा, थोड़ा सा पोटेशियम मिल जाएगा लेकिन फास्फोरस नहीं मिलेगा। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि आप जो है खड़ी फसल की आपने शुरू में फास्फोरस दिया नहीं और फिर आप जो है बाद में डाल रहे हैं, तो इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला, बहुत बड़ा कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। दूसरा काम को क्या नहीं करना है कि फास्फोरस का जो उर्वरक है उसका आप छिड़काव करते हैं तो बहुत अधिक कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, लगभग नहीं मिलता है। दूसरे तत्वों का मिल जाता है, फास्फोरस वाले उर्वरकों के छिड़काव का कोई खास फ़ायदा नहीं होता है। एक तो फास्फोरस वाली खाद जो है पानी में कम घुलती है तो घोलने में दिक्कत आएगी। तो छिड़काव करने से आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना है। तीसरा काम आपको क्या नहीं करना है, फास्फोरस वाले खाद को कभी दूसरी खाद से ना मिलाएं, खास तौर से ऐसी खाद जिसमें कैल्शियम हो। ध्यान कर लीजिए, जिसमें कैल्शियम हो उसमें आपको नहीं मिलाना है। हालांकि एसएसपी में पहले से ही कैल्शियम रहता है, वो बनाते समय आता है कैल्शियम, हम बाहर से नहीं मिलाते हैं। तो कोई कैल्शियम वाली खाद फास्फोरस के साथ नहीं मिलानी। ऐसी खाद जिसमें जिंक हो वो भी फास्फोरस के साथ नहीं मिलानी। जैसे जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट और डीएपी का मिक्सचर बना के कभी नहीं डालें। जिप्सम का और फास्फोरस वाली खाद का जैसे डीएपी एसएसपी का मिक्सचर बना के नहीं डालें। ऐसी खाद जिसमें आयरन होता है उसको भी आप नहीं डालें, मिक्स करके नहीं डालना है, अलग अलग डाल दीजिए, थोड़े 1-2 दिन के बाद डाल दीजिए लेकिन एक साथ नहीं डालना है। तो ये काम आपको नहीं करने हैं। तो 2 काम तो बिल्कुल नहीं करने हैं, एक तो आपको खड़ी फसल में नहीं डालना है, दूसरा किसी खाद के साथ खास तौर से जिसमें कैल्शियम हो, जिंक हो, आयरन हो नहीं मिलाना है। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए फास्फोरस वाली खाद आप किसी के साथ ना मिलाएं क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है, दूसरी खाद के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो ये काम आपको नहीं करना है। जो करना है वो मैंने आपको बता दिया, जो नहीं 2 काम करने हैं वो भी आप ध्यान करें कि इसको हम नहीं करें तभी हमें उसका पूरा लाभ मिलेगा। और जो भी आप फास्फोरस खाद डालेंगे उससे फसल की वृद्धि अच्छी होगी, खास तौर से जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है फास्फोरस से। तो जड़ें जब अच्छी रहेंगी तो हमारी जो पत्तियां हैं, तना है, फल फूल, बीज अच्छा बनेगा और हमें अच्छी उपज मिलेगी। आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि फास्फोरस खाद के साथ हम क्या करें और क्या ना करें।
ताकि हमें उसका अच्छा लाभ मिल सके। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उसका लाभ ले सकें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।